बाजपुर कोतवाली में आगामी विधानसभा चुनाव के चलते पुलिस और प्रशासन ने धार्मिक संगठन से जुड़े लोगों के साथ बैठक की और क्षेत्र में लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने धार्मिक गुरुओं से क्षेत्र में चुनाव के दौरान होने वाले धार्मिक विवाद को रोकने के लिए पुलिस का सहयोग करने की अपील की। आगामी विधानसभा चुनाव समीप है, इसके साथ साथ ही कई लोगों द्वारा इस तरह की शिकायतें व्यक्त की गई कि जैसे बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं या बीमार जो व्यक्ति हैं या प्रेगनेंसी वाली महिलाएं हैं, उनको जैसे धार्मिक स्थलों पे जो लाउड स्पीकर तेज़ आवाज़ में बजते हैं उससे प्रॉब्लम होती है। तो उसके दृष्टिगत आज सभी धर्मगुरुओं को सभी के साथ यहाँ थाने में बैठक हुई है। इसमें सीओ मैडम हैं, हम लोग हैं और सभी हमारे धर्मगुरु उपस्थित थे और उनसे एक रिक्वेस्ट किया गया कि जो लाउड स्पीकर तेज़ी से आवाज़ करते हैं जिससे सबसे ज़्यादा बीमार व्यक्ति को प्रभावित होते हैं, उनको दिक्कत होती है। इसी तरीके की प्रेगनेंसी महिलाओं को दिक्कत होती है और अभी हमारा एग्ज़ाम चल रहे हैं बच्चों के, तो बच्चों को भी जैसे उनका ध्यान भंग हो जाता है और उनको पढ़ने में या एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में दिक्कत होती है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समय समय पर डायरेक्शन जारी किए गए हैं और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा भी इसमें कहा गया है कि इसमें समय समय पर इनके साथ बैठक करके और नियत समय सीमा के अंतर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जाए। बाजपुर कोतवाली में अधिवक्ता ने एक व्यक्ति पर ठगी का आरोप लगाते हुए तहरीर दी। बाजपुर के वार्ड नंबर 5 निवासी अधिवक्ता वसीम का आरोप है कि अनीश नाम के व्यक्ति ने उनसे मुनाफे की बात करते हुए 2 लाख रुपए लिए थे, लेकिन अब आरोपी का कहीं भी पता नहीं चल पा रहा, जिसके बाद अब पीड़ित ने पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई है। हमें जो है अपने विश्वास में ये लिया कि आप जो है वकालत के साथ साथ कोई साइड बिजनेस भी कर लीजिए और मेरा बहुत बड़ा काम है और मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मांग तो मुझसे ज़्यादा की गई थी, लेकिन मेरे पास उस टाइम जो थे 2 लाख रुपए थे। मैं ठीक है, आप जो भी प्रॉफिट होगा मुझे देते रहना, देख लेंगे। कुछ समय बीत जाने के बाद मैं इनसे प्रार्थना करता रहा, मैंने कुछ बताइए मुझे कारोबार के बारे में कि कितना प्रॉफिट आ रहा है या मेरी मूल रकम कहाँ है। तो ये कभी मेरे को टाला मटोल करते थे, कभी फ़ोन करके कहते थे मैं यहाँ हूँ, कभी कहते थे वहाँ हूँ। मतलब कभी भी इन्होंने एक पुख्ता जवाब नहीं दिया मुझे थोड़ा थोड़ा इन पर शक भी हुआ। जब मुझे कुछ किसी के द्वारा पता चला कि ये जो है अपनी फर्म वर्म बंद करके भाग गए हैं, मैं इनके जो मूल निवास है इनका बुरहानपुर, वहाँ गया तो वहाँ पता चला कि ये जो है अपना जो पूर्वजों का जो इनका मकान है वो भी बेच के ये भाग गए हैं। इनका अब कोई पता नहीं है इस टाइम ये कहाँ रह रहे हैं, कहाँ हैं। अभी बाजपुर कोतवाली का एक मामला है जिसमें एक अधिवक्ता द्वारा एक तहरीर दी गई है और उसमें मुरादाबाद के एक व्यक्ति पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उनके साथ व्यापार में 2 लाख रुपए की ठगी की है। तो फिलहाल इस पर हम लोग जांच कर रहे हैं और अगर मामला सही पाया जाता है तो उस पर मुकदमा लिखा जाएगा। बैंकों के निजीकरण के विरोध में कर्मचारियों ने निजीकरण के खिलाफ पूरे देश में 16 और 17 दिसंबर को देशव्यापी हड़ताल करने का फैसला लिया है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले काशीपुर के सभी बैंक कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। बैंक कर्मचारियों का कहना है कि सरकार संसद के इसी सत्र में एक ऐसा कानून ला रही है जिससे भविष्य में किसी भी सरकारी बैंक के निजीकरण का रास्ता साफ हो जाएगा। हमारी प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट में सरकार के खिलाफ जो है हड़ताल करी है, क्योंकि हमारे जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनमें सरकार 2 बैंकों को इस फाइनेंशियल सत्र में निजीकरण करने का बिल लेके आ रखी है। और ये तो सबको ही ज्ञात होगा कि जितना भी सरकारी योजनाएं हैं या जितनी लोगों की ज़रूरतों की योजनाएं होती हैं वो सारी की सारी जो है पब्लिक सेक्टर बैंक के थ्रू ही पूरी होती हैं। चाहे वो अभी ठेले वालों को दिए हुए स्वनिधि लोन हो, चाहे वो मुद्रा योजना हो, चाहे पहले सरकार के द्वारा जनधन योजना चलाई गई हो, उसमें भी 40 करोड़ से ज़्यादा खाते जो हैं पब्लिक सेक्टर बैंक के थ्रू ही खोले गए थे, जो कि लगभग 95% टोटल अकाउंट्स के हैं। और मुद्रा योजना में भी जो है 90% लोन सरकारी बैंकों के थ्रू ही दिए गए और प्राइवेट बैंकों का इनमें जो है बिल्कुल भी सहयोग नहीं रहता है सरकारी योजनाओं में। और इसके साथ साथ जो है अगर बैंकों का निजीकरण होता है तो सारे कॉरपोरेट्स के हाथों में जो है बैंक की भागदौड़ हो जाएगी, जो खुद एनपीए हैं वही बैंक चलाएंगे। इससे जो है हमारी आम जनता का ही नुकसान है। थराली विकासखंड के सोल क्षेत्र में आए दिन भालू के हमले की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। भालू की दहशत ऐसी है कि भालू अब आबादी के बीच आकर ग्रामीणों पर हमला कर अपनी दहशत फैला रहा है। ताजा मामला सोल घाटी के रुईसाण गांव का है, जहां अपने मकान के पास ही खेत में बागवानी कर रहे 75 वर्षीय गुदाली राम पर भालू ने अचानक हमला कर दिया।
जिसके बाद घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। गुदालीराम और ये रुइसाण में रहते हैं और ये अपने घर के ही आसपास में इनको भालू ने, थोड़ा जंगल है साथ में, तो वहाँ काम कर रहे थे तो इनको भालू ने घायल कर दिया है। और लगातार हमारे क्षेत्र में ये घटनाएं चल रही है। कल भी हमारे क्षेत्र में ये घटना हुई और फिर दोबारा आज हो गई है। तो लगातार हमारे क्षेत्र में घटना चल रही है। और आज मैं वन विभाग से विशेष रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इनको या तो मारा जाए और या इस पर विशेष कार्रवाई की जाए। इस भालू ने 2-3 बार गांव के लोगों पर हमला कर दिया है। आज जो ये हैं बुजुर्ग आदमी हैं गुदालीराम जी, अपने घर के सामने अपने खेतों में काम कर रहा था। अचानक ये आतंकवाद भालू जो है इनके घर के सामने आ गया है और बुजुर्ग आदमी पर हमला कर दिया है और बहुत ज़्यादा काट रखा है उनको, जिससे मतलब 108 के अनुसार इनको यहाँ हॉस्पिटल में पहुँचाया गया है। और ये लोग चाहे रेफर करें या चाहे इनसे यहाँ हो सकता तो वैसे करें। हम सरकार से निवेदन करेंगे, वन विभाग से अनुरोध करेंगे कि इस आतंकवाद भालू को मारा जाए तुरंत। विजय दिवस के मौके पर पिथौरागढ़ में पूर्व सैनिक संगठन के द्वारा उल्का देवी स्थित शहीद स्मारक पर शहीदों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष मेजर ललित सिंह के साथ काफी संख्या में उपस्थित पूर्व सैनिकों के द्वारा शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। कार्यक्रम में शहीदों के बलिदान को याद किया गया। पिथौरागढ़ में मुंसियारी बजेता के ग्रामीणों ने मुख्यालय पहुंचकर प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने गांव के ही कुछ लोगों पर फर्जी हस्ताक्षर कर खड़िया खनन स्वीकृत करवाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि गांव आपदा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है। अगर खनन हुआ तो भविष्य में पूरा गांव तबाह हो जाएगा। सर, हमारी कहीं पर सुनवाई नहीं हो पा रही है। हमने शासन प्रशासन को हर जगह ज्ञापन अपने सौंप दिए हैं। हमारे यहाँ लोगों में फर्जी साइन कराकर ये लोगों ने खड़िया करने का 18 हेक्टेयर तैयार कर रखा है, जिससे हम लोग मतलब इतने परेशान हैं कि ना हमारी शासन सुन रहा है ना प्रशासन सुन रहा है। हमने हर जगह ज्ञापन सौंप दिए हैं। हमारे गांव में सब सर कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सुबह से लेबरी कर शाम के लिए 2 रोटी के लिए हम मोहताज हो जाते सर। फिर भी हमारे लिए इतना बड़ा ये लोगों ने खनन कर रखा है। हमने कई जगह सारी कोशिशें कर ली। हमने जौल जी में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उनको भी हमने अपना ज्ञापन सौंपा, फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। ठेकेदार डेली के डेली गाँव में घूम रहा है और हमारी कोई कहीं पर सुनवाई नहीं हो रही है। कोई ना शासन हमारी सुध ले रहा है ना प्रशासन सुध ले रहा है। सर, हमें क्या करना चाहिए? मशीन हमारे गाँव में खड़ी कर दी है लोगों ने। खुद हमारे 2-4 अपने ग्राम सभा के लोग और ग्राम प्रधान हमारा मिलकर हमारे लिए इतना बड़ा इन्होंने ये खनन का ये काम कर रखा है। रामनगर में लगातार शराब की अधिक कीमत वसूलने की शिकायतों पर डिप्टी एक्साइज कमिश्नर विवेक सोनाकिया ने छापेमारी की कार्रवाई की। छापेमारी में शराब के 2 ठेकों पर 1 लाख से ज्यादा का जुर्माना ठोका गया। आपको बता दें कि आबकारी विभाग को रामनगर के भवानीगंज स्थित देशी और विदेशी दुकानों में शराब को ओवर रेट पर बेचने की लगातार सूचना मिल रही थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। ओवररेट की शिकायत पर 2 दुकानों पे की कार्रवाई की गई रामनगर में, भवानीगंज विदेशी और भवानीगंज देसी। इसमें भवानीगंज विदेशी पर ओवररेट मिला है और भवानीगंज देसी मदिरा पे कोई ओवररेट नहीं मिला, लेकिन अन्य अनियमितताएं पाई गई। और रही बात चालान की, तो ऑफिशियल रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा। यदि भवानीगंज मदिरा विदेशी मदिरा दुकान का ये पहला ओवररेट है तो न्यूनतम 50,000 रुपए और दूसरा होगा तो 75,000 और शेष अन्य अनियमितताओं के लिए और पैसे। बाकी देसी मदिरा दुकान में अनुज्ञापी के जवाब के ऊपर निर्धारित है, लेकिन जो अनियमितताएं पाई गई उनमें लगभग 35 से 40,000 रुपए। रामनगर में पिछले 15 दिनों से वन प्रभाग में नए वनारक्षियों की चल रही ट्रेनिंग परीक्षा के साथ संपन्न हो गई, जिसके बाद अब वनारक्षियों को चार्ज दिए जाएंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 2 माह पूर्व 1220 वनारक्षियों की भर्ती आयोग के द्वारा की गई थी, जिसमें परीक्षा में सफल हुए 1220 वन आरक्षियों की 1 दिसंबर से वन विभाग के अलग अलग डिवीजन में प्रशिक्षण कार्य चल रहे हैं। रामनगर वन प्रभाग के कोसी रेंज में भी 26 वन आरक्षियों का परीक्षण चल रहा है। ये अभी
जो नवनियुक्त बनारक्षी हैं और वो नियुक्त होकर के सीधे जो है कि विभाग में आए हैं। अब विभाग में आने के बाद विभागीय गतिविधियों के बारे में उनको पूरी जानकारी दी गई, धाराओं के बारे में जानकारी दी गई, फील्ड भ्रमण कराया गया, फील्ड में कैसे टाइगर के सेंसस कराए जाएंगे, कैसे फायर से सुरक्षा करनी है, इन सारों को और प्लस जो है कि बाकी कार्य कैसे किए जाने हैं और वनों की सुरक्षा कैसे किए जाने हैं, इस संबंध में आज 15 दिन से लगातार इनको जो है हमारे कर्मचारियों द्वारा, वन क्षेत्राधिकारी कोसी द्वारा, वह जो है कि यहाँ के स्टाफ द्वारा लगातार प्रयास करके इनको प्रशिक्षित किया गया है। उन प्रशिक्षित कर्मचारियों का चूँकि इसमें उन्होंने क्या सीखा है इसकी जानकारी के लिए हम लोग एक परीक्षा का आयोजन कर रहे हैं और इसमें जो भी जो है कि वैसे तो सभी विद्यार्थी बढ़िया से जो है कि इस चीज़ को क्षेत्र में भ्रमण करके और बढ़िया इसमें कार्य कर रहे हैं और रुचि दिखा रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसमें जो है परिणाम भी अच्छे आएंगे। अभी तक कुल रामनगर वन प्रभाग में 26 लोगों की पोस्टिंग हुई थी, जिसमें 24 लोगों का प्रशिक्षण चल रहा है।